इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मेरे साथ में बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जो कोविड के दौरान जिन्होंने देश की जनता को लगातार अपडेट दिए हैं। आज आईएमए में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आइए उनसे जानते हैं कि आज का इशू क्या है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, कोरोना नमस्कार। डॉक्टर साहब, थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी हूँ। मैं फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का, इस समय चेयरमैन हूँ साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, और मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट हूँ। और मैंने कोरोना में काफ़ी काम किया। कोरोना में काफ़ी लोगों को, जब से कोरोना शुरू हुआ, लोगों को मैं अपडेट करने की कोशिश करता रहा हूँ जितनी मुझे नॉलेज ज्ञान हुई, क्योंकि हम सब लोग सीख रहे हैं इस कोरोना के बारे में। हमारी किताबों में नहीं लिखा गया था, इसी दौरान हम सब लोगों ने सीखा है। तो जितना मैंने सीखा, मैंने लोगों में ज्ञान बांटने की कोशिश की है कि लोग भी कोरोना के बारे में जानें, क्योंकि इस समय जो है कोरोना से यदि हमने बचना है, बचाना है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं, और उस तक मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं करूं। डॉक्टर साहब बताइए, कोरोना चला गया या अभी भी है? देखिए, यदि हम आंकड़े देखें तो सब लोगों को इस मन से निकाल देना चाहिए कि कोरोना चला गया। नो डाउट दिल्ली जैसी जगह में केसेस कम हुए हैं, लेकिन ये सोचना कि कोरोना चला गया, ये बहुत बड़ी भूल होगी। यदि हम मुंबई में देखें, पंजाब में देखें, केरल में देखें, तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये केसेस कब दिल्ली में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कभी नहीं मालूम। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी कोरोना किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान से चला गया। क्या ये रिवाइव हो सकता है या ज़्यादा तेज़ी से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, रिवाइव हो सकता है, तेज़ी से आ सकता है। यदि हम आंकड़े देखें यूके में, जहाँ पर केसेस एकदम कम हो गए थे, लेकिन यूके में एक नया स्ट्रेन आया जो कि पता लगा कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो केसेस और बढ़ गए। इसी तरह से यदि हम यूएसए में देखें, तो आप देख ही रहे हैं कि यूएसए में कितने लोगों की मौत हो रही है और वहाँ पे किया जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे पता लगा कि कोरोना कंट्रोल हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, एक नया स्ट्रेन आ गया, और वो इन्फेक्शियस है जो लोगों को और ज़्यादा बीमारी कर रहा है। तो ये कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें जब तक कोरोना चला नहीं जाता, तब तक जो एहतियात बरतने हैं वो हमें करने ही होंगे। डॉक्टर साहब, क्या दोबारा लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, कोई भी हिंदुस्तानी या कोई भी विश्व भर में लोग नहीं चाहेंगे कि लॉकडाउन लगे, हम एक देख चुके हैं। लेकिन यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कभी भी हो सकता है। लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है। जैसे आप देख रहे हैं मुंबई में, जैसे एक बिल्डिंग में शुरू हुआ तो एक लोकलाइज्ड लॉकडाउन हुआ। इसी तरीके से यदि केसेस कहीं भी बढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हम कैसे सीखते हैं। यदि हम सीखते हैं जब पुरानी चीज़ों से, जब पुराने जो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो उससे हमें सीखते हैं। तो देखा गया कि जैसे ही यदि कहीं केसेस बढ़ें और वहाँ लॉकडाउन कर दें तो फैलने का खतरा कम हो जाता है। तो बिल्कुल हमें तैयार रहना चाहिए। यदि कहीं भी कहीं केसेस बढ़ते हैं, हमें बढ़ चढ़ कर बताना भी चाहिए सरकार को कि जी हाँ केसेस बढ़े हैं, ताकि समय रहते हुए एक लिमिटेड लॉकडाउन किया जा सके, ताकि पूरे लॉकडाउन करने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि जब ये कोरोना आया तो कंट्री के लोगों ने इसकी जो सावधानियाँ थी उसको बरतने में आगे बढ़ के काम किया या नादानी रही? देखिए, शुरुआत में तो नादानी रही। जब लॉकडाउन हुआ तब लोगों ने कुछ सीखा, फिर कुछ देर तक ठीक रहा, लेकिन मैं कहूँगा अब फिर से मैं कहूँगा जो आपने वर्ड यूज़ किया नादानी, उस तरह की नादानी फिर से नज़र आने लगी है। जब तक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक कोरोना हमारे देश से निकल नहीं जाता, तब तक जो 3 चीज़ें हैं, मास्क का सही रूप से इस्तेमाल करना, मेरा मुंह बंद होना चाहिए, मेरी नाक पे कवर होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और हाथ को बार बार धोना, ये 3 चीज़ें आप समझ लीजिए, ये इसका अभी तक आज की तारीख में इसका आंसर है। चौथा एक नई चीज़ हमें मिली है जो हम सबको यूज़ करनी चाहिए। जब भी आपका नंबर आए वैक्सीनेशन का, आप वैक्सीनेशन लगाए। अभी कुछ देखा गया है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन लगाने से कतरा रहे हैं। काफ़ी डॉक्टर साहब। तो वो भी गलत है, क्योंकि हमारे पास अभी इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। अब क्या डॉक्टर साहब, दवाई आने से लोग रिलैक्स हो गए और डिस्टेंसिंग खत्म कर दी उन्होंने? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक जितने आंकड़े हैं हमारे पास, कोई दवाई नहीं आई अभी तक। सिर्फ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
यदि अच्छा, ये अभी मैं भी? कह सकूं कि ये दवाई फला फला काम करती है कोरोना में, इस कोरोना के वायरस को मार देगी, ये बिल्कुल अभी तक ऐसा तथ्य सामने नहीं आए। इवन WHO ने भी नहीं कहा कि ये पर्टिकुलर दवाई कोरोना को मार सकती है। सिर्फ कुछ स्थितियों में हम उस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को कम कर सकती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन कोरोना वायरस को मार दे अभी हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों के लिए एनफ है दवाई जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या ये एक गुडविल गेस्चर है लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं? वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन दवाई नहीं है, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। अच्छा, कि वैक्सीनेशन का मतलब है कि किसी आदमी को ये कोरोना अटैक ना कर पाए, इसको मैं दवाई नहीं करूँगा, ये Preventive प्रिवेंटिव measure। मेजर्स है कि जिनको हो गया उनके लिए ये नहीं हो सकता कि मैं वैक्सीनेशन लगा दूंगा तो उनका कोरोना ठीक हो जाएगा। दवाई का मतलब होता है कि मैंने किसी को बीमारी हुई, मैंने उसको वैक्सीनेशन लगा दिया तो उनको कर देगा, ऐसा नहीं है। जी। वैक्सीनेशन का मतलब है प्रिवेंटिव, तो वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव है। बहुत अच्छी बात है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे आसपास मतलब की अपने नेबरिंग लिए कंट्री एनफ को, है, वी हैव एनफ फॉर अस। देखिए अभी हमारे पास एनफ नहीं है। यदि ये मैं कहूँ गुडविल गेस्चर है दूसरों को देना। अभी हमारा नहीं, लेकिन एक साथ हम इतने लोगों को दे भी नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी जी। है क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी शॉर्ट होती है। अच्छा। क्योंकि सबसे एक होता है वैक्सीनेशन बनाना और दूसरा काम होता है वैक्सीनेशन लगाना। तो आपके पास उतने साधन भी होने चाहिए कि आप पूरे कंट्रीज को वैक्सीनेशन लगा पाएँ। तो जिस हिसाब से चल रहा है तो उतना वैक्सीनेशन हमारे के लिए बन रहा है, और साथ में ये इंटरनेशनली नॉर्म्स भी होते हैं, क्योंकि जो कंपनियां बना रही हैं वो किसी दूसरे के साथ भी अटैच हैं, तो उनके भी उनको पूरे करने हैं। तो यस, एक वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहली ज़रूरत है कि जिनको वैक्सीनेशन का नंबर आता है वो ज़रूर लगाएं। डॉक्टर साहब, कई लोगों के मन में ये बात है कि मुझे कोरोना हो चुका है और मैं 2, 4, 5, 10 दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में रह के रिपेयर होके आया हूँ, तो अब मुझे नहीं होगा। इस दावे में क्या सच्चाई है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी। हमने देखे हैं केसेस जिनको एक बार कोरोना हुआ हो, उनको दोबारा भी कोरोना हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी। इसलिए लोग सोचें कि मुझे कोरोना हो गया है, अब मैं बिल्कुल नहीं होगा मुझे नहीं होगा और मैं जैसे मर्जी घूमूं, ये उनका भ्रम होगा। जी। उनको इस बात से हटना होगा। उनको भी वही प्रिकॉशन लेनी है जिस व्यक्ति को कोरोना नहीं भी हुआ। सेम आज का इशू थोड़ा बताइए, आज क्या है? देखिए, आज का मेन मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है IMA में कि एक कोरोनिल दवाई आई, बाबा रामदेव की। एक कोरोनिल दवाई का नाम दिया गया कि ये कोरोनिल दवाई जो है ये होम्योपैथिक, ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये कोरोना के वायरस को ट्रीट कर सकती है, यानी कि मार सकती है। बट जो उसके साथ तथ्य दिखाए गए उसके आधार पर नहीं लगता कि वो मार सकती है। तो ये लोगों में गलत भ्रम पैदा होगा कि कोरोना की दवाई निकल रही है और कोरोनिल ऐसी दवाई है जो कि कोरोना से हमारे को छुटकारा पा सकती है। ये यदि हम देखें, जैसे मैं मैंने पहले भी कहा कि ऐसे एविडेंस उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए। एक कहा कि ये WHO ने इंडोर्स किया इस दवाई को भी, लेकिन WHO ने साफ तरीके से अपनी तरफ से लेटर भेज दिया कि हमने कोई दवाई, जो आयुर्वेदिक दवाई, किसी दवाई को भी हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन को कभी इंडोर्स नहीं किया कि ये कोरोना की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आज है मिक्सोपैथी का। एक CIM ने एक सर्कुलर निकाला कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो अपनी 58 से अधिक सर्जरीज कर सकते हैं। अब सर्जरी जो है ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आता है, और उस मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर भी जो सर्जरी करते हैं हमारे डिफरेंट सर्जन्स होते हैं। यदि आई का सर्जन अलग होता है, ENT का सर्जन अलग होता है, पेट का सर्जन अलग होता है, दिमाग का सर्जन अलग होता है। उन्होंने पता नहीं क्या सोच कर ये निकाला कि एक व्यक्ति जो आयुर्वेदिक डॉक्टरी करेगा, उसमें पढ़ाई करेगा, तो वो 58 सर्जरी, जिसमें कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो आई की कैटरेक्ट सर्जरी भी कर सकता है, नोज़ की सर्जरी भी कर सकता है, पेट की सर्जरी भी कर सकता है, दिमाग की सर्जरी भी कर सकता है। ये कैसे संभव है? ऑल सर्जरी सो कर सकता है। और दूसरा, वो दवाई क्या देगा? हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई जिससे ये पता लग सके
कि यस, यदि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका एनेस्थीसिया कौन देगा, उनको बेहोश कौन करेगा, वो बेहोश कैसे होंगे, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इस तरफ कोई रिसर्च नहीं करी गई। तो ये सब कैसे संभव है? इसीलिए हमारा यह है कि लोगों में आप प्लीज़ ये मत करिए। आज जो देश का नाम हुआ है कोरोना के ट्रीटमेंट, आप देखो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स ने अपनी जी जान से ट्रीटमेंट की है। आज देश का नाम हुआ है, इस नाम को बिगाड़िए मत, क्योंकि आप ये भ्रम पैदा करें लोगों में कि ये सर्जरीज ये लोग भी कर सकते हैं, जो कि नहीं कर सकते। एक MBBS डॉक्टर भी जो सर्जरी नहीं कर सकता, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, कैसे सोच सकते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको करेगा? डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आप लोग एक तरह से चिंतित हैं, भयभीत हैं कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पब्लिक को हो सकता है अगर इस तरह की चीज़ें अलाउ की गई। देखिए, बिल्कुल है, यही भयभीत होने का हमारा कारण है और इसलिए आज हमने पब्लिक लेक्चर रखा है। कुछ लोगों को बुलाया जो पब्लिक के लोग हैं, हम लोग नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। अच्छा। तो ये हम पब्लिक में ही अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ये पब्लिक के खिलाफ है। एज ए डॉक्टर मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन जो पब्लिक है जो इस बात पे चली जाएगी, उसको नहीं मालूम चलेगा कि मैं किसके पास जा रही हूँ, सर्जरी करवा लेंगे अपनी, उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको कौन निपटेगा? तो सरकार का हम जगाना चाहते हैं और पब्लिक को जगाना चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से ये ऐसे हेल्थ में शॉर्टकट नहीं किए जा सकते। आप मशीन में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप नई मशीन बना सकते हैं, लेकिन एक जीवन चला गया, आज तक कोई हमारे पास पद्धति नहीं है जिससे हम एक नया जीवन पैदा कर सकें। डॉक्टर साहब, जो ये आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि मेडिसिन आई, तो इसके लॉन्च पे तो माननीय मंत्री जी खुद ही पहुंच गए थे, हेल्थ मिनिस्टर। इसका भी आप लोगों को रोष है क्या? बिल्कुल रोष है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इस पोजीशन पे है उनको ध्यान करना चाहिए कि किस तरीके के ये जो भी वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें किस तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की ट्रीटमेंट का प्रोपोगेट किया जा रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए। तो हमने इस तरफ भी, हो सकता है उनको उस समय ना पता लगा, तो हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखा है कि ये जो दवाई को आप जहाँ सामने आ रही है, सामने आ रही है, तो इसका ध्यान कीजिए, क्योंकि इस पर कोई भी रिसर्च जिस तरीके से होनी चाहिए, रिसर्च इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से वैसी नहीं हुई। इससे देश की बदनामी भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसका कोई फाइनेंशियल पार्ट भी रहा है कोरोना के दौरान? कई जैसे डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस वगैरह की भी परवाह नहीं की और लग गए इसमें, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे सारे, मुझे गर्व है इस समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के ऊपर। हम सब ने, जैसे मैंने भी इतना नॉलेज के लिए लोगों को कई क्लासेस ली, कुछ लोगों को बताया, काफ़ी जगहों पर गया, लेकिन कोई फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं गया। कोई सरकार ने हमें मदद नहीं, कोई हमने किसी NGO से मदद ली। जितना कोशिश हो सकी हमने अपने आप से कोशिश की कि लोगों को हम समझाएं, लोगों को बताएं, लोगों को जानकारी दें और वो जानकारी आगे बढ़े ताकि हम सब लोग मिलकर कोरोना को मिटा सकें। और मुझे गर्व इस बात का है कि USA जैसी जगह में, जहाँ पर संपन्न लोग हैं, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, और हमारे यहाँ पर हुई लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी वहाँ पे दूसरी कंट्रीज में हुई। तो मुझे अपने भारतीय डॉक्टर पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स पर, हेल्थ केयर वर्कर्स पर गर्व है। कितने डॉक्टर्स मरे डॉक्टर साहब ड्यूरिंग दिस पीरियड? देखिए, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे डॉक्टर्स की जो नहीं रहे, कोरोना में शहीद हो गए, उनमें कम से कम अराउंड 800 के डॉक्टर्स हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, बट इससे ज़्यादा भी होंगे। और ये ऑल ओवर इंडिया का आंकड़ा है? ऑल ओवर इंडिया का। क्या डॉक्टर साहब, ऐसे जो डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस में थे, क्या उनके लिए कुछ सिक्योरिटी के तौर पे गवर्नमेंट से कोई डिमांड रखी है आपने कि उनके परिवारों को कुछ मिलना चाहिए? देखिए, हमने बिल्कुल बोला है कि जिस तरीके से सरकार ने, हमने देखा कि 1 करोड़ की एक सरकार ने कुछ जो सरकारी डॉक्टर्स थे उनको दिया जी, लेकिन ये हमने लिखा है कि जो भी कोरोना में शहीद हुआ, चाहे वो सरकारी था या प्राइवेट था, उसने देश की मदद की है अपनी जान की परवाह किए बिना। क्योंकि जहाँ पर आप देखें इतने सारे लोग जो काम करते थे सब अपने घरों में बैठे थे, लेकिन वो डॉक्टर्स वो काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, परिवार को दूर से ही देख के चले गए, उनके अपने घर वाले नहीं उनके सामने आए। उस वक्त उन डॉक्टरों ने काम किया और कुछ शहीद हुए। तो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, इस बात की तरफ सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए उनके परिवारों को।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उन्हें स्ट्रांग बनाती है? देखिए, आप एक जानिए, मैं अपनी बात करूँ या किसी भी डॉक्टर को देखूं, तो सबसे पहला जब हम डॉक्टर बने ना, जी मेरे दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि मुझे पैसा कमाना है। जी, पर ये सब में तो नहीं होता। नहीं, जो आपने एक बात की, नहीं, सभी में डॉक्टर में होता है। बाद में वो एक, देखिए, एक मनुष्य है हम सारे लोग, एक परिवार है, उसको भी संभालना होता है। जी लेकिन जो डॉक्टर, आप सोच लीजिए, जो 12वीं क्लास के बाद डॉक्टरी का एग्ज़ाम देता है, उसके मन में कहीं भी विश्वास नहीं हो, उसके मन में ये नहीं होता कि मुझे पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना है। सबसे पहला दिमाग उसमें यही आता है, क्योंकि यदि आप कहेंगे आज की बात, पुराने ज़माने में फिर भी हो सकता है कि डॉक्टर थोड़े बहुत संपन्न दूसरों में लग जाते हैं। आज की तारीख में यदि आप देखें तो दूसरे प्रोफेशंस, आईटी ले लीजिए, एमबीए ले लीजिए, और बाकी दूसरे और सॉफ्टवेयर कंपनीज के ले लीजिए, वहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है। और ये सारे नए बच्चे जो जानते हैं ना 12वीं क्लास के, वो सब जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं यदि कहूँगा, यदि कोई इस प्रोफेशन को चुन रहा है, तो वो सबसे पहला मन उसके मन में यही है कि मैं अपने जो आसपास मरीज जिनको नज़र आते थे, कि मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। तो यही एक हमारा चीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ने को कहती है। जहाँ पर जो कोरोना में आपने देखा, लोग घरों में बैठे थे, अपने परिवार के लोगों को वो देखने से कतरा रहे थे। जब उनको पता जाएगा इनको कोरोना है, उस वक्त डॉक्टर खड़ा था सामने कि नहीं, मैं देखता हूँ। तो वो एक दिमाग में घुसा हुआ है कि हम लोग, ये स्पिरिचुअल फीलिंग है या ये एक किस तरह का देखिए, कमिटमेंट कहेंगे आप इसे? मेरे को स्पिरिचुअल और कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे ये पता किस तरह है कि commitment मेरे दिमाग कहेंगे? में जो मेरे साथी जितने होते हैं, उनके दिमाग में इस वक्त होता है कि हमें देश की, अपने मरीजों की, इस मरीज को ठीक करना है बस। अब इसको स्पिरिचुअल कहें या कुछ कहें, या मेरे को कहिए कि मेरा प्रोफेशन ये कहता है कि मुझे ये काम करना है। जी, थैंक यू मित्रों, एथिक्स कहूँगा मैं, एथिक्स है हमारे। मित्रों, ये हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी, और इन्होंने बताया कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि मुझे पेशेंट को, दुखी व्यक्ति को, जो सफ़रर है, उसे किसी भी तरह से रिलीफ देना है, उसे अच्छा करना है। इतना ही मेरा मोटो है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।